नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हो चुका आगाज रण का, अब युद्ध की बारी है। मेरी तो तैयारी पूरी है, क्या आपकी भी तैयारी है? जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। यूपी वीडियो री एग्जाम और पैट 2023 की हम संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करने जा रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा स्लाइड्स में तैयार कर चुका हूं और हर स्लाइड में लगभग 30 प्रश्न हैं, यानी कि 3000 प्रश्नों का जखीरा मेरे सामने तैयार है, जो कि धीरे धीरे हर क्लास एक एक करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करते चलूंगा और निरंतर कार्य जारी है। यानी कर लगभग 5 से 7000 प्रश्न हम पढ़ेंगे और वो भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। यूपी वीडियो री एग्जाम और पैट 2023 में कोई भी प्रश्न इन क्लासेस से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये वादा मैं आपसे करता हूं। बस आपको मुझ पर भरोसा रखना है और इन क्लासेस को अच्छे से करना है। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। यूपी जीके से जुड़ा हुआ ये सेशन है, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था नगर महोदय श्री, बौद्ध नगरी, धर्म नगरी या हर्ष की नगरी? तो देखिए, हर्षवर्धन जो था वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थानेसर का राजा था। थानेसर का राजा था, यानी कन्नौज तो उत्तर प्रदेश में है और थानेसर है हरियाणा में। तो हर्षवर्धन जो है वो थानेसर का राजा था। कन्नौज का तो राजा जो है, कन्नौज का मोखरी नरेश था ग्रहवर्मन। कन्नौज का मोखरी नरेश था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन, और इस ग्रहवर्मन का जो विवाह हुआ वो हुआ हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से। तो ये जो ग्रहवर्मन है ये हर्षवर्धन का साला था, लेकिन इस ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और हत्या किसने कर दी? बंगाल के राजा देवगुप्त ने। देवगुप्त ने। तो कन्नौज के राजा की हत्या हो गई और कन्नौज में अराजकता फैल गई, कोई राज्य करने के लिए बचा नहीं था। ऐसी स्थिति में राज्यश्री ने अपने भाई हर्षवर्धन को कन्नौज बुलाया और कहा कि आप कन्नौज का शासन भी संभालिए। और हर्षवर्धन थानेसर के साथ साथ कन्नौज का शासन भी संभालने लगा। और हर्षवर्धन के समय में कन्नौज की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्र की स्थिति हुआ करती थी, अब वह कन्नौज की स्थिति बन गई और कन्नौज को कहा जाने लगा नगर महोदय श्री। यानी कि भारत में कन्नौज की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई और कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं संकीसा से, श्रावस्ती से, सराय नहर से या कौशाम्बी से? तो देखिए, जो प्राचीन काल का जो पाषाण काल था, अगर यदि हम उसे देखें तो उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। इन तीनों ही काल के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। यदि बात करें मध्य पाषाण काल की, तो जो मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं वह मिलते हैं हमें सराय नाहर से। सराय नाहर जो कि उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिले में। आपसे पूछा जाता है कि सराय नाहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से 15 शवाधान प्राप्त हुए हैं। 15 शवाधान प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण युग के हैं, और साथ ही मध्य पाषाण युग के अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो कि सर्वाधिक हैं उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सराय नाहर से। चलिए अगला है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? तो उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था दोस्तों मध्य देश। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? मेजा से,
करछना से, कोल्डी हवा से या फूलपुर से। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह प्राप्त हुए हैं हमें लोहरा देव से, और लोहरा देव संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए आप। भारत में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा लोहरा देव की खोज से पहले जो प्रश्न का उत्तर हुआ करता था वह था कोल्डी हवा। तो यदि ऑप्शन में लोहरा देव नहीं दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से भी हमें धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और अगर लोहरा देव को हटा दिया जाए तो यह भारत में प्राचीनतम साक्ष्य है जो हमें धान के प्राप्त हुए। अब ये कोल्डी हवा कहां पर है? तो कोल्डी हवा प्रयागराज में स्थित बेलन घाटी में है। प्रयागराज की बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी में स्थित है यह कोल्डी हवा। चलिए अगला है, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी कौशांबी, मथुरा, श्रावस्ती या अहिछत्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का वर्णन आता है आगुंतर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में, और इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। महाजनपद यूपी में थे। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 महाजनपद थे। उन 8 महाजनपद के नाम और राजधानी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां पता होनी चाहिए, पर 16 महाजनपदों को हम पढ़ेंगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास करेंगे। लेकिन अभी आप उत्तर प्रदेश के उन 8 महाजनपदों को नोट कर लीजिए उनकी राजधानी के साथ में। तो उसमें से पहला हो जाएगा कुरु, और कुरु की जो राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। दूसरा था पांचाल। ध्यान रखिएगा, पांचाल जो है वह 2 हिस्सों में बटा हुआ था। यदि आपने महाभारत की कहानी देखी हो तो द्रौपदी जो थी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, वह पांचाल की थी, और उनके पिता द्रुपद पांचाल के राजा थे। और द्रोणाचार्य ने जो गुरु दक्षिणा थी उसमें पांचाल को जीतने की बात करी थी अपने शिष्यों से। और जब पांडवों ने पांचाल जीत लिया था तो आधा पांचाल तो द्रोणाचार्य ने अपने पास रख लिया था और आधा पांचाल द्रुपद को वापस दे दिया था। तो जो द्रोण ने अपने पास रखा था वह था उत्तरी पांचाल, और जो द्रुपद को वापस दे दिया गया था वह था दक्षिणी पांचाल। और दक्षिणी पांचाल की यदि आपसे राजधानी पूछ ले तो वो हो जाएगी कामपिल्य, और वहीं यदि आपसे उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछे तो वह हो जाएगी अहिछत्र। ध्यान रखिएगा इसको। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हो जाता है हमारा शूरसेन, और शूरसेन की जो राजधानी थी वह थी मथुरा। चौथा महाजनपद हो जाता है वत्स, और वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशांबी। इसके अलावा एक महाजनपद हमारा कौशल भी था, और कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती। ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, तो साकेत या श्रावस्ती। इसी प्रकार यदि मल्ल गणराज्य की बात करें तो मल्ल गणराज्य की भी 2 राजधानियां थी। या तो आपको कुशीनारा, जिसे कुशीनगर कहते हैं वर्तमान में,
ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या आपको ऑप्शन में मिल सकता है पावा। तो मल्ल गणराज्य की दो राजधानियां थी, कुशीनगर और पावा। इसके अलावा एक गणराज्य आपका काशी था, और काशी गणराज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, वो थी आपकी वाराणसी। और आठवां जो गणराज्य था वह था चेदी गणराज्य। चेदी गणराज्य जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी शुक्तिमती। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की उत्तरी की अहिछत्र, दक्षिणी की कांपिल्य, शूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशांबी, कौशल की साकेत और श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा और पावा, काशी की वाराणसी और चेदी की शुक्तिमती। तो ये आपको दोस्तों आठों रटे होने चाहिए। हमारे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी क्षेत्र की क्या थी, दक्षिणी क्षेत्र की थी कांपिल्य। चलिए अगला है, आगरा राजधानी बनाई गई बहलोल लोदी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो 1504 में आगरा का ये जो शहर है ये किसके द्वारा बसाया गया था? ये लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के बेटे सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था, और उसी के द्वारा आगरा को राजधानी भी बनाया गया था। यानी दिल्ली से हटा करके राजधानी आगरा किसने बनाई थी? तो बनाई थी सिकंदर लोदी ने। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या सहारनपुर में? तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने बचपन में ही कसम खाई थी कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ पकड़ा नहीं जाऊंगा, आजाद जिया हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। तो 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए थे, और अल्फ्रेड पार्क कहां का था? प्रयागराज का। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। और कहते हैं कि भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का विचार विमर्श कर रहे थे अपने एक मित्र के साथ। उसी समय वहां पर अंग्रेजों ने उस पार्क को घेर लिया और भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई, और उस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद जी की गोलियां समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की शपथ थी कि मैं जो कभी अंग्रेज पकड़ नहीं पाएंगे, तो वे एक गोली अपने हाथ पर बांध कर रखते थे। उस गोली को उन्होंने निकाला, अपनी बंदूक में डाला और अपनी शहादत उन्होंने जो है दे दी, और जो है वह एक शहीद क्रांतिकारी के रूप में भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। तो कहां पर उनकी शहादत हुई थी? तो वो शहादत हुई थी प्रयागराज में। यदि पार्क का नाम आपसे पूछ ले तो पार्क का नाम हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क। वह तिथि क्या थी? तो तिथि थी 27 फरवरी 1931। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मेरठ में, लखनऊ में, फैजाबाद में या झांसी में? तो देखिए आसान सा प्रश्न है, भारतीय इतिहास का बहुत आसान प्रश्न है, और जिसने भी यूपी की तैयारी करी उसने ये प्रश्न जरूर पढ़ रखा होगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व कहां पर किया था? ये किया था लखनऊ में। देखिए आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने लखनऊ के अंतिम नवाब या अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया, और वाजिद अली शाह जब वहां से हटा करके उनको कलकत्ता भेज दिया गया, तो उनके एक पुत्र थे बिरजिस कादिर। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो वाजिद अली शाह की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया था? तो वह किया था लखनऊ में। यदि पूछ लिया जाए कि मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो मेरठ में किसने किया था? मेरठ में किया था कदम सिंह ने। किसने किया था? कदम सिंह ने। वहीं यदि आपसे फैजाबाद के बारे में पूछा जाए तो फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह, ये नाम याद रखिएगा। मेरठ में किसने करा है? कदम सिंह ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने। और झांसी में हम सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने।
तो झांसी में किसने करा है? झांसी में किया है रानी लक्ष्मीबाई ने। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तफज्जुल हुसैन ने, खान मोहम्मद हुसैन ने, बेगम हजरत महल ने या खान बहादुर खान ने? तो देखिए बेगम हजरत महल ने तो लखनऊ में किया था, बरेली में किसने किया था? बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। यानी कि मेरठ में कदम सिंह ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और बरेली में खान बहादुर खान ने। इसके अलावा आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मथुरा में किसने किया था? तो मथुरा में ध्यान रखिएगा, मथुरा में किया था देवी सिंह ने। ये लिस्ट जरूर याद रखिएगा, मथुरा में किया था देवी सिंह ने। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रयागराज में, जिसे उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर किसने किया था? तो लियाकत अली ने, लियाकत अली ने। साथ ही कालपी आपसे पूछा जा सकता है, तो कालपी में किया था तात्या टोपे ने। नाना साहेब के कमांडर थे तात्या टोपे, जिन्होंने कालपी में विद्रोह का नेतृत्व किया। और वहीं यदि आपसे कानपुर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, कानपुर में या तो ऑप्शन नाना साहेब होगा और नाना साहेब के साथ तात्या टोपे जुड़े हुए थे। यदि नाना साहेब ऑप्शन में न हो तो ध्यान रखिएगा एक नाम आपको ऑप्शन में और मिल सकता है और वह नाम है अजीमुल्लाह का। ध्यान रखिएगा, अहमदुल्ला अलग है, अजीमुल्ला अलग है। अहमदुल्ला ने फैजाबाद में किया है, जबकि अजीमुल्ला ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? और अगला प्रश्न है, शुक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए सभी जनपदों, आठों के आठों जनपद की राजधानी की हम लिस्ट बना चुके हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी हमने देखी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि चेदी महाजनपद जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी शुक्तिमती। वहीं मल्ल की राजधानियों में हमने दो राजधानियां देखी, एक का नाम था कुशीनारा और दूसरे का नाम था पावा। वहीं पांचाल महाजनपद में उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐछत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भारत में आयोजित किया जाता था। तो आजादी से पूर्व ऐसे ही कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में किया गया। लगभग 9 बार जो है उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1899 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह कहां हुआ? तो अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में कब अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ था 1888 में, यानी कि कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था। देखिए 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा हुआ, 87 में तीसरा और 1888 में हुआ कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। और यह पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी अंग्रेज ने करी थी। और वह अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज था आपका जॉर्ज यूले। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1888 के कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किसने करी? वह करी जॉर्ज यूले ने। इसके बाद 1892 का जो अधिवेशन है वह भी उत्तर प्रदेश में हुआ। और 1892 का अधिवेशन कहां हुआ? इलाहाबाद की जगह प्रयागराज लिख लीजिएगा, प्रयागराज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 1892 का भी प्रयागराज में ही हुआ। और प्रयागराज की जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने करी? वह करी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो भी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करी थी। और 1892 में जो प्रयागराज में या उस समय जो इलाहाबाद कहलाता था वहां पर जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करी। इसके बाद 1899 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और यह अधिवेशन कहां पे हुआ? यह अधिवेशन हुआ आपका लखनऊ में। और इसकी जो अध्यक्षता है वह करी है रमेश चंद्र दत्त ने।
रमेश चंद्र दत्त ने। तो आपसे पूछा जा रहा है 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था लखनऊ में, और उसकी अध्यक्षता किसने करी है, उसकी अध्यक्षता करी है रमेश चंद्र दत्त ने। तो ये 3 अधिवेशन आप याद रखिएगा, अन्य अधिवेशनों की चर्चा भी हम धीरे धीरे करेंगे इसी स्लाइड में। चलिए अगला है, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और आधुनिक भारत के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दलों का आपस में मेल हुआ, साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने मतभेदों को बुला करके एक संयुक्त मंच पर आई। तो ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, आपसे पूछा जा रहा है इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, तो वो करी है आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, वह थी मथुरा। काम्पिल्य किसकी राजधानी थी, काम्पिल्य थी आपके दक्षिणी पांचाल की। अहिछत्र किसकी थी, अहिछत्र थी आपके उत्तरी पांचाल की। वहीं कौशांबी किसकी राजधानी थी, कौशांबी थी आपके वत्स महाजनपद की। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, वो थी कौशांबी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है मथुरा से, प्रयागराज से, वाराणसी से या अहिछत्र से। तो देखिए जो हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख है, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, तो ये तो स्थित है प्रयागराज में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। इसे कहते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति। इसकी रचना किसने करी थी, इसकी रचना करी थी हरिशेन ने, और इस पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी हुई है, समुद्रगुप्त की ये प्रशस्ति है। लेकिन ये वास्तव में ओरिजिनल में समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख नहीं था, बल्कि इस स्तंभ लेख की रचना तो अशोक के काल में हुई थी, और अशोक का कौशांबी में स्थित लेख, कौशांबी में स्थित लेख, यानी अशोक का एक स्तंभ लेख कौशांबी में स्थित था, जिसे अकबर प्रयागराज लाया था, अकबर द्वारा प्रयागराज लाया गया। और इसी स्तंभ लेख पर हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी। यानी कि अशोक के अलावा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के साथ साथ इसमें बीरबल और जहांगीर का लेख भी मिलता है, बीरबल एवं जहांगीर का लेख। यानी कितने सारे प्रश्न बनते हैं इससे, देखिए अशोक का ये जो स्तंभ लेख जिस पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है, ये ओरिजिनली कहां पर था, तो ये था कौशांबी में, अशोक के द्वारा लगवाया गया था। और यहीं कौशांबी में हरिशेन ने प्रशस्ति लिखी समुद्रगुप्त की। कालांतर में अकबर इसे प्रयागराज लेकर आया और बीरबल का लेख उस पर अंकित करवाया गया। तो अशोक, समुद्रगुप्त और बीरबल। और समय के साथ जब जहांगीर राजा बना, बादशाह बना, तो जहांगीर ने अपना लेख भी इस पर रचित करवाया। तो इस प्रशस्ति पर अशोक का, समुद्रगुप्त का, बीरबल का और जहांगीर का लेख है। ध्यान रखिएगा अकबर का लेख इस प्रशस्ति पर प्राप्त नहीं होता है। तो ये कहां से प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है आपकी प्रयागराज से। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां बनाया गया। देखिए बात हो रही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने और चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर के। लेकिन जो काकोरी एक्शन हुआ था, काकोरी ट्रेन लूट का जो कारनामा था, उसके बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, कईयों को फांसी की सजा सुना दी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टूट फूट गया।
लेकिन उसी समय चंद्रशेखर आजाद को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का साथ मिला और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया गया। और इस संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कहां बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा वो दिल्ली में नहीं बल्कि मुख्यालय कहां बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है इसका आपका उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वह कहां बनाया गया, वह बनाया गया है आपका आगरा में। चलिए अगला प्रश्न है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु महाजनपद की, कुरु की तो इंद्रप्रस्थ थी, चेदी महाजनपद की शुक्तुमती थी। देखिए इसीलिए एक बार लिस्ट बनवा दी आपको ताकि अब प्रश्न कोई भी पूछा जाए आपको दिक्कत ही ना हो। कुरु की इंद्रप्रस्थ है, चेदी की शुक्तुमती है, कौशल की राजधानी हमने पढ़ी थी कि कौशल की या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा साकेत या आपको ऑप्शन में मिलेगा श्रावस्ती, दोनों आपको नहीं मिलेंगे। तो श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। वहीं वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। चलिए अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? लिच्छवी गणराज्य की, बज्जी संघ की, शाक्य गणराज्य की या मल्ल गणराज्य की? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर। यह कुशीनगर वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनारा यह मल्ल गणराज्य की एक राजधानी थी। तो कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की। जबकि वत्स महाजनपद की राजधानी यदि आपसे पूछे तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? अभी अभी हमने चर्चा करी महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में और यह लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट पड़ता है। जबकि उनका महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था उनका कुशीनारा में। महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था उनका कुशीनारा में। और श्रावस्ती में क्या हुआ है? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं तो श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण कहां हुआ? कुशीनारा में। जन्म कहां हुआ? तो जन्म में यदि आपको ऑप्शन में लुम्बिनी मिलता है तो लुम्बिनी और कपिलवस्तु मिलता है तो कपिलवस्तु, और यदि दोनों मिलते हैं तो लुम्बिनी करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। दोनों मिलते हैं तो लुम्बिनी। क्यों? क्योंकि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में स्थित वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। यानी जो 1857 की क्रांति थी जो कि समय से पूर्व शुरू हो गई थी, वह कब प्रारंभ हुई थी? तो वह प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। और कहां से प्रारंभ हुई थी? तो वह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। तो उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ से इस क्रांति का बिगुल फूटा। तो मेरठ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मेरठ, कानपुर, झांसी या कालपी? तो ध्यान रखना विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी सैनिक विद्रोह के रूप में, और मेरठ ही प्रथम स्वाधीनता आंदोलन जो 1857 में छिड़ा इसका उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई? देखिए अभी हमने पढ़ा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना कहां हो रही है? उसकी स्थापना हो रही है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से। और उसका मुख्यालय कहां बनाया गया है? तो उसका मुख्यालय बनाया गया है आपका आगरा में। लेकिन यहां पूछा जा रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर के की थी। और कहां से की थी? तो ये उन्होंने की थी कानपुर से। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो सन 1924 में कानपुर से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्रयागराज के किस पार्क में शहीद हुए थे? तो चर्चा हम कर चुके हैं, पार्क का नाम क्या था?
पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय में बलिया के चित्तू पांडे ने बलिया के चित्तू पांडे ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी थी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बलिया। ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली चलाने वाले थे मंगल पांडे, उन मंगल पांडे का जन्म भी बलिया में हुआ था और चित्तू पांडे भी बलिया के थे, दोनों पांडे थे। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए बलिया का शेर किसे कहा जाता है, तो बलिया का शेर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चित्तू पांडे को। तो मंगल पांडे ना कर दीजिएगा ऑप्शन में। बलिया का शेर किसे कहा जाता है? तो बलिया का शेर कहा जाता है चित्तू पांडे को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? ये लगातार प्रश्न आ गए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चित्तू पांडे। चलिए अगला है शिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? शिराजे हिंद या पूर्व का शिराज? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस नगर को कहा जाता था तो उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर को पूर्व का शिराज या शिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जौनपुर की स्थापना किसने करी है तो ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई है और किसकी याद में या किसके सम्मान में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में। मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में। मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में। यदि बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था तो उसका असली नाम था जौना खां और इसी जौना खां के नाम पर इस शहर का नाम रखा था जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे जो है भविष्य में आगे चल करके क्या कहा जाने लगा? इसे कहा जाने लगा पूर्व का शिराज या शिराजे हिंद के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। चलिए अगला है काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन कांड, जिस भी नाम से प्रश्न आए आपसे पूछा जा रहा है कि यह कब हुई थी तो यह तिथि माइंड में बिल्कुल रट करके रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को कानपुर के निकट काकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन को रोक करके अंग्रेजों का खजाना भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? 9 अगस्त 1925 को। इसे काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से किताबों में लिखा जाता था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और अब इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ध्यान रखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि क्या थी? तो तिथि थी 9 अगस्त 1925। और यदि आपसे पूछा जाए ये जो काकोरी है यह किस जनपद में पड़ता है तो यह पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में। चलिए अगला है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है मथुरा में, अयोध्या में, देवगढ़ में या कौशाम्बी में? तो गुप्तकालीन ये जो दशावतार मंदिर है यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली में निर्मित है और यह शिखर सहित मंदिर है। इससे पहले जो मंदिर बनते थे उनमें शिखर नहीं होते थे नागर शैली में, लेकिन यह शिखर सहित मंदिर प्राप्त हुआ है और यह मंदिर में विष्णु की अंकशायनी मूर्ति, विष्णु की अंकशायनी मूर्ति प्राप्त हुई है। अंकशायनी मूर्ति, अंकशायनी मूर्ति का तात्पर्य क्या है? यानी शेष नाग पर विश्राम अवस्था में जो मूर्ति है उस मूर्ति को विष्णु की अंकशायनी मूर्ति कहते हैं। यह किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो यह गुप्तकालीन दशावतार मंदिर से प्राप्त हुई है। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर स्थित है आपका देवगढ़ में। और देवगढ़ किस जनपद में पड़ता है? तो यह पड़ता है ललितपुर जनपद में। ललितपुर जनपद,
प्रदेश का एक ऐसा जनपद जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और एक ओर केवल झांसी से सीमा बनाता है। प्रदेश का एक ऐसा जनपद जो केवल सबसे कम जिलों से सीमा बनाता है, ललितपुर, और उसी ललितपुर में देवगढ़ नामक स्थान से गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है, जो नागर शैली में निर्मित है, शिखर सहित मंदिर है और विष्णु की अंकशायनी मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। चलिए अगला है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना ने मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो तिथि आपसे पूछ रहा है, तो 10 मई 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। चलिए अगला है, चौरा चौरी की घटना कब घाटी हुई? घाटी नहीं है दोस्तों, ये घटित हुई थी। टाइपिंग एरर है, आपसे पूछा जा रहा है चौरा चौरी की घटना कब घटित हुई थी? तो असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था गांधी जी के द्वारा और इसी असहयोग आंदोलन में आगे चल करके 1922 में पुलिस ने भारतीय जनता पर या आंदोलनकारियों पर गोली चला दी और भारतीय जनता भड़क उठी और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जरूर याद रखेगा, आपसे पूछा जाता है किस जनपद में चौरा चौरी स्थित है, तो गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर इस जो जनता थी इसने पुलिस थाना जला दिया और पुलिस थाना जब जल गया तो गांधी जी को लगा कि ये भारतीय जनता मतलब हिंसक हो रही है और यदि भारतीय जनता ने हिंसा का रास्ता अपनाया तो अंग्रेज भी हिंसा करेंगे और अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा दमन करेंगे और गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि इस आंदोलन के वापस लेने को बहुत सारे विद्वान गांधी जी की बहुत भारी भूल मानते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न है कि चौरा चौरी की ये घटना कब घटित हुई? तो यह घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10 मई 1857 जिस दिन आपका जो है 1857 का विद्रोह प्राप्त हुआ, उसी प्रकार 9 अगस्त 1925 जिस दिन काकोरी ट्रेन लूटी गई, 5 फरवरी 1922 जिस दिन चौरा चौरी की घटना हुई। ये ऐसी तिथियां हैं दोस्तों जो आपको रटी होनी चाहिए, तिथि से संबंधित सीधे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के उत्तर प्रदेश जीके के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। निरंतर अब हमारी उत्तर प्रदेश जीके की श्रृंखला चलती रहेगी, इतिहास की श्रृंखला भी हम प्रारंभ करेंगे आज या संभवतः कल हम प्रारंभ कर देंगे और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की, यानी एक दिन में 3 क्लासेस हमारी वीडियो री एग्जाम और उत्तर प्रदेश पैट का जो अब अगला एग्जाम होना है और उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होने हैं उनसे संबंधित यह श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। तो अब क्योंकि स्लाइड बनी रखी है तो अब बहुत ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है दोस्तों। अकेला था, स्लाइड बनाने में कई बार नहीं बन पाई और भी व्यस्तताएं थी, ऑफलाइन क्लासेस भी थी, पर अब पूरी तरह से तैयारी आपकी हो चुकी है। तो ये क्लासेस निरंतर चलती रहेंगी, आप इनका आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।